सभी को मेरा प्रणाम। आज की कक्षा का विषय है NREM, नॉन रैपिड आई मोमेंट। आज हम लोग नॉन रैपिड आई मोमेंट के बारे में जानेंगे और इनकी अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, स्टेजेस के बारे में जानेंगे। नॉन रैपिड आई मोमेंट में अर्थात NREM में क्या क्या लक्षण होते हैं, आइए जानते हैं। यह गहरी नींद की अवस्था होती है। नॉन रैपिड आई मोमेंट की जो अवस्था है यह गहरी नींद की अवस्था होती है और संवेदन गतियां कम होने लगती हैं। नेत्र गोलक का घूमना बंद हो जाता है। हृदय गति कम होने लगती है और श्वसन गति भी कम होने लगती है। रक्तचाप भी कम होने लगता है। और इस अवस्था में अगर व्यक्ति सो रहा है और अगर उस सोते समय स्वप्न देखता है तो केवल 7% संभावना होती है कि व्यक्ति स्वप्न की बात कह पाए या उसे याद रह पाए। जैसे कि आपने पहले के वीडियो में पार्ट टू में जब हम लोग पढ़ रहे थे रैपिड आई मोमेंट के बारे में, तो इसमें जितने बिंदु लिखे हुए हैं इसका जस्ट अपोजिट था, विपरीत था। अर्थात उसमें जो थी गहरी नींद नहीं थी, जागृत और नींद की मध्यावस्था थी और संवेदन गतियां उसमें ज़्यादा सक्रिय थी। नेत्र गोलक उसमें 30 से 40 बार घूमता था। हृदय गति बढ़ी हुई हुआ करती थी रैपिड आई मोमेंट में और श्वसन गति भी उसमें बढ़ी हुई होती थी। रक्तचाप भी बढ़ा हुआ होता था। तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसी का विपरीत जो होगा रैपिड आई मोमेंट है। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जैसे कि हमने हाईलाइट भी कर रखा है, रक्तचाप कम हो जाना, श्वसन की गति कम हो जाना, हृदय की गति कम हो जाना, नेत्र गोलक का घूमना बंद हो जाना, संवेदन गतियां कम हो जाना और यह एक गहरी नींद की अवस्था है। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसको हमेशा आपको स्मृति पटल पर रखना है, क्योंकि जब तक हम समझते नहीं हैं किसी बात को तो रटने में वो आपकी स्मृति पटल पर उस समय नहीं आ पाते हैं जब आप प्रश्नों को हल करते हैं। तो एक चित्रात्मक ढंग से अगर बनाते जाएंगे कि इसमें जो रैपिड आई मोमेंट है उसमें हमारी सभी गतियां जो बढ़ी हुई होती हैं और जो नॉन रैपिड आई मोमेंट है इसमें सभी गतियां कम हो जाती हैं या मध्यम होने लगती हैं। तो इस तरह के ये नॉन रैपिड आई मोमेंट के लक्षण होते हैं या कह सकते हैं कि इसके गुण हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आई मोमेंट में 4 स्टेजेस होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। इनमें स्टेजेस का नाम नहीं बताया गया है। स्टेजेस को स्टेज 1, 2, 3, 4 इस तरह से इसमें व्याख्या मिलती है। तो आइए जानते हैं स्टेज 1 के बारे में। स्टेज 1 की अवस्था में सोने की इच्छा से बिस्तर पर लेटना। जैसे कि दिन भर के काम से आप थक गए हों, पूरा काम किया, फिर बाद में जब सोने की इच्छा से आप बिस्तर पर लेटते हैं तो वह स्टेज 1 की कहलाती है और ये तनाव रहित आरामदायक जागृत अवस्था है। स्टेज 1 की जो अवस्था होगी वो तनाव रहित आरामदायक जागृत अवस्था है और इसमें मस्तिष्क में अल्फा तरंगें सक्रिय होने लगती हैं, अर्थात अल्फा वेव का जो निष्कासन है वो होने लगता है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि इस तरह इससे संबंधित प्रश्न भी कई बार बने हैं कि किस अवस्था से आपकी अल्फा तरंगें निकलती हैं या थीटा तरंगें निकलती हैं या डेल्टा तरंगें निकलती हैं। तो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरंगें निकलती हैं। तो ये नाम आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए कि मस्तिष्क में अल्फा तरंगें सक्रिय होती हैं स्टेज 1 की अवस्था में। स्टेज 1 में अल्फा तरंगें निकलती हैं। फिर इसमें 8 से 10 तरंगें प्रति सेकंड आवृत्ति भी आपको स्मरण में रखना है, क्योंकि हमने केवल प्रमुख बिंदुओं को ही रखा है। जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं आपको ज़्यादा गहराई में नहीं पढ़ना है बस, लेकिन जो इतने बिंदु लिखे हुए हैं ये आपको स्मृति पटल पर जरूर होने चाहिए ताकि आप प्रश्नों को आप आसानी से हल करें। इस अवस्था में नींद से जगाना आसान होता है। ऐसा नहीं है कि इस अवस्था में आप अगर कोई व्यक्ति सो रहा है और जगाएंगे तो वो जगेगा नहीं। इस अवस्था में आसानी से व्यक्ति जग सकता है। नींद आने पर अल्फा तरंगें कम होने लगती हैं। ये थोड़ा सा आपको विरोधाभासी लाइनें आपको लगेंगी कि
मस्तिष्क में अल्फा तरंगें सक्रिय होती हैं। फिर हमने नीचे वाली लाइन में लिख दिया है कि नींद आने पर अल्फा तरंगें कम हो जाती हैं, अर्थात 2 से 7 प्रति सेकंड होती हैं। अब इसमें आपको विशेष ध्यान देना है कि अल्फा तरंगें जब व्यक्ति अर्ध जागृत अवस्था में होता है, अर्थात जब वो सोने की इच्छा से बिस्तर पर जाता है, तब उसमें 8 से 10 तरंगें प्रति सेकंड निकलती हैं। लेकिन नींद आने पर अल्फा तरंगों का जो आवृत्ति है वो कम होने लगती है, वो 2 से 7 के बीच में होती है। अर्थात प्रारंभ में 8 से 10 और जब नींद आने लगेगी उसको तब 2 से 7 प्रति सेकंड की आवृत्ति से तरंगें निकलेंगी। ये 5 से 10 मिनट की अवस्था होती है। इसकी समय अवधि भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी स्मृति पटल पे होना चाहिए कि कितनी समय अवधि के लिए यह अवस्था होती है। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। अगर थोड़ा सा गहरे में प्रश्न पूछे जाएंगे अगर, तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि स्टेज 1 की अवस्था, नॉन रैपिड आई मूवमेंट में स्टेज 1 की अवस्था कितनी समय अवधि की होती है। इस तरह का प्रश्न एक बार बना भी है, आप स्मृति पटल पर इसको बना के रखें। स्टेज 2 की अवस्था में जागृत तथा नींद के बीच का ट्रांजिशनल पीरियड होता है, अर्थात जागृत और नींद के बीच का मध्य काल इसे कहा जा सकता है स्टेज 2 की अवस्था को। यहां पर जगत लिख दिया है, ये क्षमा कीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, जागृत होना चाहिए यहाँ पे। जागृत तथा नींद के बीच का ट्रांजिशनल पीरियड होता है आपका स्टेज 2 की अवस्था जो होती है, वो बीच की अवस्था, ट्रांजिशनल पीरियड इसे कहते हैं। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है इस लाइन को, इसीलिए मैंने हाईलाइट भी किया है कि नॉन रैपिड आई मोमेंट में किस अवस्था को ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है। तो स्टेज 2 की अवस्था को ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है। इस तरह से आपको अगर 4 स्टेजेस दी हुई है, स्टेज 1, 2, 3, तो आपको स्मृति पटल पर अच्छे से समझ करके जब आप जाएंगे तो आप आसानी से और बहुत ही आनंदपूर्वक प्रश्नों को हल कर पाएंगे कि ट्रांजिशनल पीरियड जो होता है वो स्टेज 2 का होता है, क्योंकि ये जागृत और नींद के बीच का समय होता है, मध्यकाल होता है। अब इसमें जो है स्टेज 2 में थीटा तरंगें सक्रिय होती हैं। जैसे कि हम लोग क्रमवार जो पढ़ते हैं अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्टेज 2 में थीटा तरंगे निकलती हैं। यहाँ पर कभी भी जैसे प्रश्न आए कि हाँ एक में अल्फा निकलती थी तो दूसरे में बीटा निकलती होंगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्टेज 2 में थीटा तरंगे सक्रिय होती हैं, अर्थात थीटा तरंगे निकलती हैं। और इसमें जो आवृत्तियां होती हैं तरंगों की वो 14 से 16 प्रति सेकंड होती हैं। यहाँ पर जो आवृत्तियां हैं ये 14 से 16 प्रति सेकंड के हिसाब से होती हैं। बीच बीच में तरंगों की ऊंचाई में ह्रास तथा बाधिकता होती रहती है, इसे के कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो लाइन हमने लिखी है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बीच बीच में जो तरंगों का ऊपर और नीचे चढ़ती हैं तो उन्हें के कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि के कॉम्प्लेक्स किस अवस्था में होता है, तो स्टेज 2 की अवस्था में के कॉम्प्लेक्स होता है। ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु से प्रश्न बन सकते हैं, और थीटा तरंगे तो महत्वपूर्ण है ही। ये तीनों बिंदु कहीं ना कहीं जितने हमने बहुत ही सटीक जो बिंदु लिखे हैं उसमें से सभी से ऐसा कोई बिंदु छोड़ने वाला नहीं है जिससे प्रश्न आपके ना बनते हों और पिछले सालों में प्रश्न ना आए हों। सभी बिंदुओं से कहीं ना कहीं प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आपको सभी बिंदुओं पर, इनमें जो भी बिंदु दिए हुए हैं आपको सभी बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखने हैं। स्टेज 2 की अवस्था में जो के कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी तरंगों का जो ऊपर नीचे चढ़ाव उतार हो रहा है, लेकिन जहाँ पर के कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है यहाँ पर ज़्यादा ऊपर और ज़्यादा नीचे की ओर तरंगे आई हैं, इसे आपको के कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। स्टेज 2 की अवस्था में इसे के कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर तरंगे ऊपर और ज़्यादा नीचे की अवस्था रूप में होती हैं वहाँ के कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि ये क्यों होता है। जब इस अवस्था में स्टेज 2 की अवस्था में व्यक्ति सोता है और अचानक से कोई आवाज़ दे दे, अचानक से कोई आपका नाम लेकर बुला ले, पुकारे, या फिर कहीं कोई अचानक सी आवाज़ बर्तन को गिरने की या किसी चीज़ के
टूटने की आवाज़ आ जाए, तब यहाँ पर इस तरह के कॉम्प्लेक्स वाली तरंगे बढ़ती हैं। ये आपको मेज़र करने में देखने को मिलेगा ईईजी में, जैसे कि जो आपके स्लिप को मेज़र करने का एक यंत्र होता है। ये बात हमने करी के कॉम्प्लेक्स की कि के कॉम्प्लेक्स को किस तरह से देखा जा सकता है, तो हमने एक फिगर के रूप में भी आपको दिखाया। फिर इसमें जो अंतिम बिंदु है, जागने पर कहता है कि यह सोया ही नहीं। स्टेज 2 की जो अवस्था है, उस अवस्था में अगर व्यक्ति सो गया है तो उससे अगर आप पूछेंगे कि जगाने के बाद में पूछेंगे कि क्या सो गए थे आप, तो वो बोलेगा कि नहीं, सोया नहीं था, मैं तो जाग रहा था। ऐसा उसको अनुभूति नहीं होती है कि वो सो गया था, ऐसा वो कहता है कि वह सोया नहीं है। यह बिंदु भी आपको स्मृति पटल पर रखना है। स्टेज 3 की अवस्था में तरंगों का आयाम कम होता है और इसमें 1 से 2 तरंगें प्रति मिनट निकलती हैं, अर्थात इनमें तरंगों की आवृत्ति बहुत कम हो जाती है। जैसा कि हमने पहले स्टेज 1 और स्टेज 2 में पढ़ा है, उसमें प्रति सेकंड है और यहाँ पर 1 से 2 तरंगें प्रति मिनट हैं। तो और यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर डेल्टा तरंगें सक्रिय होती हैं, अर्थात पहली अवस्था में अल्फा तरंगें, दूसरी अवस्था में थीटा तरंगें और तीसरी अवस्था में डेल्टा तरंगें सक्रिय होती हैं और इस अवस्था में शोर का प्रभाव नहीं पड़ता। यह कम जागृत अवस्था होती है। हृदय गति, श्वसन गति कम परंतु नियमित। इस लाइन का आशय यह है कि हृदय गति, श्वसन गति कम होती है परंतु नियमित होती है। ऐसा नहीं होता है कि कभी हृदय गति या श्वसन गति बढ़ जाए, कभी कम हो जाए। इस अवस्था में सामान्य रूप से एक लयबद्ध तरीके से हृदय गति और श्वसन गति चलती रहती है, लेकिन कम होती है और यह नींद का 20 से 50% भाग होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये जो नींद का 50% भाग होता है, सबसे ज़्यादा समयावधि आपकी अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा समयावधि किस स्टेज में होती है, नॉन रैपिड आई मोमेंट के तीसरी अवस्था में, तीसरी स्टेज में सबसे ज़्यादा समयावधि वाला होता है। इस तरह से प्रश्न अगर बनेंगे तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा समयावधि वाला जो स्टेज है वो तीसरी अवस्था कहलाती है। अब जानते हैं स्टेज 4 के बारे में, जो आपकी अंतिम स्टेज है, नॉन रैपिड आई मोमेंट की अंतिम स्टेज है। यह गहरी नींद होती है और कम ऊंचाई की डेल्टा तरंगे ही निकलती हैं। ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि स्टेज 3 में और स्टेज 4 में डेल्टा वेव्स ही निकलती हैं, डेल्टा तरंगे ही निकलती हैं। इसे डेल्टा स्लिप भी कहते हैं या डेल्टा स्टेज भी कहा जाता है। तो स्टेज 4 को दूसरे नाम के बारे में अगर प्रश्न बन सकता है कि किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो डेल्टा स्लिप के नाम से भी जाना जाता है स्टेज 4 को। इस अवस्था में व्यक्ति जब सोता है तो उसको जगाना कठिन होता है, अर्थात वो बहुत ही ज़्यादा गहरी अवस्था में सोता है। नींद का लगभग 15% भाग आपका स्टेज 4 का होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि नींद का कितने प्रतिशत भाग स्टेज 4 की समय अवधि होती है, तो 15% भाग आपका स्टेज 4 का होता है। ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ डीप एंड लाइट स्लीप, जो हल्की नींद है और गहरी नींद के बीच का समय, यह स्टेज 4 कहलाता है। और स्लीप साइकिल को पूरा करने में सर्कैडियन रिदम भी जिसे कहते हैं, सर्कैडियन रिदम को कंप्लीट करने में आपका 90 से 120 मिनट लगता है। 90 से 120 मिनट का समय लगता है एक सर्कैडियन साइकिल को कंप्लीट होने में। हमने 90 से 120 इसलिए कहा क्योंकि अलग अलग अवस्थाओं में इसके उतार चढ़ाव देखे गए हैं। और एक रात में जो अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो एक रात में 5 से 6 चक्र पूरे होते हैं। एक चक्र पूरा होते ही स्वतः ही दूसरा चक्र स्टार्ट हो जाता है इस स्लीप साइकिल में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे स्टेज 1 के, स्टेज 2 के और स्टेज 3 के।
और स्टेज 4 के, ये चारों स्टेजेस के बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे बिंदु थे जिनसे प्रश्न बनते हैं और नियमित रूप से प्रश्न आए भी हैं। इस स्लीप साइकिल से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बने हैं। आप प्रीवियस पेपरों को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से बहुत ही सहजता से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अध्ययन अध्यापन ना होने के कारण हम लोग प्रश्न नहीं हल कर पाते हैं। तो इसीलिए हमारा प्रयास यही है कि आप बहुत ही सटीक मात्रा में पढ़ें, जो भी पढ़ें बहुत ही व्यवस्थित रूप में पढ़ें, ताकि आप प्रश्नों को हल करने में असुविधा अनुभव ना करें, बहुत ही सहजता से प्रश्नों को हल कर पाएं। जैसा कि आज की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा नॉन रैपिड आई मूवमेंट के बारे में, जो एक गहरी नींद है और जिसके 4 अवस्थाएं हैं, 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, स्टेज 1, 2, 3 और 4। स्टेज 1 में अल्फा तरंगें निकलती हैं और स्टेज 2 में आपकी थीटा तरंगें निकलती हैं, स्टेज 3 और 4 में डेल्टा तरंगें निकलती हैं। ये आपको एक ओवरव्यू करते हुए हमने आपको बताया। आज की कक्षा का समापन यहीं करेंगे। अगली कक्षा के विषय में मैं आपको बताऊं कि अगली कक्षा में पार्ट 4 में हम लोग स्लीप डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन अध्यापन करेंगे। जो निद्रा रोग हैं उनके प्रकारों को पहले जानेंगे, फिर बाद में हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से निद्रा रोगों में क्या क्या लक्षण होते हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।